आइए बच्चों, आज हम लोग 2012 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, किसी ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार का आधा हो जाएगा, है ना। लिखा है निर्देश में, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। और ये जो त्रिज्या का अंग्रेजी हम लोग आर लिखते हैं, उस आर का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो कहता है किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार का आधा हो जाएगा। जरा प्रश्न को समझेंगे हम लोग पहले। किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार, देखिए ध्यान दीजिए, कहता है, जरा इधर देखिएगा, कहता है कि किस ऊंचाई पर, जैसे आप ऊंचाई पर चले, इतने ऊंचे पर गए, फिर उससे ऊंचे गए, उससे ऊंचे गए, तो ऊंचाई पर चल रहे हैं। तो आप इस तरह से किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार कहता है पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी का पृष्ठ है, उस पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार का आधा हो जाएगा। मतलब कितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे तो पृथ्वी पर जितना भार है आपका, है ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार का आधा हो जाएगा। जैसे पृथ्वी का वजन, पृथ्वी पर आपको 20 किलो वजन है आपका, तो कहता है कि कितनी ऊंचाई पर आप जब जाइएगा तो आपका वजन आधा हो जाएगा। अब प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न हम क्या बोले? पृथ्वी पर आपकी जो भी ऊंचाई है वह ऊंचाई आधी कब हो जाएगी, मतलब कितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो आपकी ऊंचाई, वो वजन जो है सो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यदि आप 0.414 आर यानी कि त्रिज्या पर जाएंगे तो आपका भार जो है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऊंचाई क्या है? 0.414 आर, 0.414 आर। तो मौखिक बताइए तो कि ये प्रश्न क्या बता रहा है? पृथ्वी पर देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका जो पृथ्वी पर भार है वह भार आधा के बराबर हो जाएगा। प्रश्न ये है। ठीक है, अगर नहीं समझे फिर से समझिए कि पृथ्वी पर जो कुछ भी भार है आपका, वह भार आधा कब हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद? तो 0.414 आर ऊंचाई पर जाने के बाद आपका भार क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गतिशील वस्तु कैसी है? गतिशील। अब जरा ध्यान दीजिए, आप गतिशील हैं? नहीं है। गतिशील का मतलब हुआ कि जैसे अभी ये बाइक वाले जा रहे हैं तो वो गति में है, तो इसको क्या कहेंगे? गतिशील कहेंगे। आप गतिशील हैं? आप गतिशील नहीं है। एक गतिशील वस्तु की रैखिक संवेग, है ना, तो बताएंगे आप लोग की संवेग कौन सी राशि है? तो गतिशील का मतलब हो गया कि जो गति में है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि हाँ, संवेग कौन सी राशि है? 100 से संवेग, 100 से सदिश राशि, जिसको अंग्रेजी हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग p समय के साथ p = x + yt² द्वारा प्रतिवर्तित होता है, जहाँ x एवं y स्थिति स्थिरांक है। तो कार्यकारी बल क्या होगा? तो इसका कार्यकारी बल आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, इसमें से एक प्रश्न हम लोग सीखे। प्रश्न क्या सीखे कि संवेग कौन सी राशि है और आप गतिशील है? नहीं है। ये भी हम लोग जाने कि गतिशील वस्तु किसको कहा जाएगा? जो गति में रहेगा उसको हम लोग गतिशील वस्तु कहेंगे। यहाँ है टी के समानुपाती। क्या लिखा हुआ है? टी के समानुपाती। तो यहाँ पर कार्यकारी बल बराबर क्या हो जाएगा? टी के समानुपाती। अब आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हुए, एक कुएं से पानी की बाल्टी, जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर, एक कुआं से पानी की बाल्टी को क्या कर रहे हैं हम लोग? निकाल रहे हैं। तो एक कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हुए एक व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। और बिल्कुल सही बात भी है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निकालते पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो पीछे की ओर गिर जाते हैं, जैसे ही रस्सा टूटता है, मतलब रस्सी जो लगी हुई रहती है बाल्टी में, रस्सा टूटता है, तो ऐसा होने का कारण क्या है? तो न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा गति नियम, यानी कि तृतीय गति नियम है। जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, आप पढ़े थे कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है? यह न्यूटन का तृतीय गति नियम है। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है बताइए? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बोलिएगा जरा। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो वही बात है, जैसे ही हम लोग ये कुआं से ऐसे खींच रहे हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं,
और ऐसे खींचे रास्ता टूट गया, हम लोग गिर गए, तो यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या हो गया, विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। तो यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? प्रश्न क्या है, प्रश्न बताएंगे जरा। प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुएं से बाल्टी एक व्यक्ति कुएं से बाल्टी खींच रहा था, और जब खींच रहा था तो रस्सी उसका टूट गया, और जैसे रस्सी टूटा वो धाम से गिर गया। जैसे ही गिरा तो न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम यहाँ पर लागू होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है जोन शोधन। क्या है? जोन शोधन आपको जो प्रयुक्त होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए जोन शोधन किसके लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग, प्रयुक्त का मतलब क्या होता है, प्रयोग। तो जोन शोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए धातु शोधन के लिए। आप समझ लीजिए, आप लोग 10वीं क्लास में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है, एल्युमिनियम का ये सांद्रण कैसे किया जाता है, तो आप पढ़े होंगे कि बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जोन शोधन है। कौन शोधन है? जोन शोधन। जोन शोधन जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जोन शोधन जो है वह आपको धातु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, धातु शोधन के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? धातु शोधन के लिए। जी बिल्कुल, जोन शोधन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? धातु शोधन के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि जोन शोधन जो है वो आपको धातु शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जोन शोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइए? धातु शोधन के लिए। अगला प्रश्न है मिश्र धातु बैल धातु है। देखिए यहाँ पर बैल लिख दिया है जो कि गलत लिखा है, यहाँ पर बेल होता। क्या होता? बेल है ना, बेल होता। ये खाने वाला बेल नहीं, ये घंटी जो बजाने वाला बेल आइकन नहीं कहता है यूट्यूब पर, जो बेल आइकन दबाइए तो उस बेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घंटी। तो इसलिए यहाँ पर बैल जो लिख दिया है बैल गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या होता, बेल होता, बेल। ऐसे बॉयकार बे और लॉ बेल। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो बेल धातु में जो आता है यानी कि घंटा धातु में जो आता है, घंटी में वो क्या रहता है, तो उसमें रहता है 80% जो है सो सीयू रहता है। तो बताएंगे आप लोग कि यहाँ पर बेल धातु समझ में आ गया, और यहाँ जो दिया हुआ है बैल धातु ये गलत है, तो पहले बता दिए। बेल बेल मतलब क्या होता है, घंटी होता है। तो घंटी में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा इसमें सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, और कॉपर जो होता है जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं, तो कॉपर कितना % होता है, कॉपर 80% होता है। और वहीं इसमें टीन भी रहता है, यानी कि टीन का ही संकेत क्या होता है, SN होता है। तो टीन कितना % रहता है, टीन रहता है 20%, और वहीं पर कॉपर कितना %, 80%। कॉपर कितना %, 80%, और टीन कितना %, 20%। बताइए कि बेल धातु में क्या सब होता है, कॉपर और SN यानी कि टीन, यानी कि CU और SN। बोलेगा CU और SN, CU और SN। तो बताइए CU कितना % होता है, और SN, SN का मतलब टीन, SN का मतलब टीन। ठीक है, CU का मतलब कॉपर। तो बताइए कि अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेल धातु। बेल धातु। अब बेल मतलब क्या होता है, घंटी होता है ना। कभी कभी प्रश्न में घंटा भी पूछ देता है, घंटी ही पूछ देता है कि घंटी में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा आप लोग CU का और SN का होता है। CU कितना %, 80, और SN कितना %, 20%। अगला प्रश्न है Na2Al2Si2O8। बोलिएगा Na2Al2, बोलिए Na2Al2Si2O8, बोलिएगा Na2Al2Si2O8। फिर से बोलिए Na2Al2Si2 और O8। बोलिए तो फिर से बिना देखे Na2Al2Si2O8। फिर से बताइए Na2Al2Si2 और O8। ये क्या है, तो ये आपको जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्रयोग होता है। प्रयुक्त मतलब प्रयोग। ठीक है, यानी कि Na2Al2Si2 और O8 जो है वो जल की कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए अगर आपसे पूछ दे कि जल की कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए Na2Al2Si2 और O8 का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। अब जरा प्रश्न मन में आ गया होगा आपको ये प्रश्न कि जल की कठोरता का मतलब क्या हुआ। तो ये प्रश्न पहले ही बता दिए हैं कि जल की कठोरता मतलब कठोर पानी जो होता है, जो नमकीन होता है उसको कठोर पानी कहते हैं, और उसमें आप साबुन का झाग नहीं बना सकते हैं, यानी कि वो कठोर पानी है। कठोर पानी में साबुन का झाग नहीं बनता है। तो जल की कठोरता को कैसे दूर करेंगे, Na2Al2Si2 और O8 के द्वारा आप जल की कठोरता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बात समझ में कुछ आया कि नहीं समझ में आया? तो बताइए यहाँ से एक प्रश्न मन में याद आ रहा है कि सबसे शुद्ध जल जो है वो किस जल को माना है, वर्षा के जल को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। बताइए कि बेल धातु में, बेल धातु जो होता है उसका हिंदी क्या होगा,
घंटा धातु या घंटी धातु। तो घंटी धातु को में क्या क्या चीज का मिश्रण होता है? कॉपर 80% और SN आपको 20% और कॉपर 80%। तो बताइए कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। और SN को क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है CH4 बोलने से कुछ याद आ गया होगा, बिल्कुल मीथेन, जो जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। और CH4 जो है आपको CH4 आसानी से बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, CH4 आसानी से बनाई जा सकती है। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो सोडियम मिथेनोएट कहता है किससे बनाई जा सकती है? CH4 जो है वो इससे मतलब किससे, है ना? तो CH4 किससे बनाई जा सकती है? तो सोडियम मिथेनोएट से। बोलिएगा सोडियम मिथेनोएट से क्या बनाया जाता है आसानी से? CH4 आसानी से बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि CH4 यानी कि मीथेन आसानी से जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? हाँ, सोडियम मिथेनोएट से। सोडियम मिथेनोएट से बनाया जाता है। तो ऐसे इसको बोलिए, सोडियम मिथेनोएट से CH4 बनाया जाता है। बोलिए सोडियम मिथेनोएट से CH4 बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है इक्षु शकरा। क्या लिखा हुआ है? इक्षु शकरा। देखिए शक्कर मतलब चीनी होता है। तो देखिए सुक्रोज ग्लूकोज जो होता है उसमें भी चीनी की मात्रा तो होती ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इक्षु शकरा लिखा हुआ है। अब इक्षु शकरा है तो उस इक्षु शकरा क्या है? तो भाई सुक्रोज है, ठीक है ना? तो इक्षु शकरा है, सुक्रोज है। अब इसको भी याद रखना बिल्कुल आसान है। देखिए इक्षु शकरा है तो 100 से शकरा तो 100 से सुक्रोज, इक्षु शकरा तो 100 से शकरा तो 100 से सुक्रोज। तो बताइए इक्षु शकरा क्या है? सुक्रोज। इक्षु शकरा क्या है? देखिए सबको इच्छा होता है कि डेली हम शक्कर का शरबत पिए, होता है कि नहीं? शरबत पीने का आप लोग को मन करता है कि नहीं? तो क्या इच्छा होता है? शक्कर का शरबत पिए। तो इसलिए याद रखिए, तो सुक्रोज मतलब रोज, सुक्रोज मतलब रोज, यानी कि इक्षु शकरा क्या है? सुक्रोज। इक्षु शकरा क्या है? सुक्रोज। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अपमार्जक है? अब निम्न में से हम लोग इसको कट कर देंगे, बस इतना याद रखेंगे कि कौन सा अपमार्जक है। देखिए अपमार्जक का अर्थ 2 अर्थों में हम बताते हैं आपको। यदि बायोलॉजी में आ जाए अपमार्जक तो वहाँ पर ये समझिएगा कि अपमार्जक मतलब होता है कि जो आपके वातावरण, आपके पारिस्थितिक तंत्र को साफ करने का काम करता है। जैसे कि सुअर आपके वातावरण को साफ करता है। आप जो टॉयलेट करते हैं, गंदा करते हैं, उस गंदा को खा जाता है, तो वह आपके लिए क्या कहलाएगा? अपमार्जक कहलाएगा। गीध जो आप जानवर को या आदमी को मार के फेंक देते हैं, है ना, मर जाता है, फेंकने देते हैं, या कोई छोटा छोटा जीव जब मर जाता है उसको जो है सो कुत्ता खा जाता है, उसको गीध खा जाता है, चील खा जाता है, बाज खा जाता है कि नहीं? तो इस तरह से हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो वातावरण को स्वच्छ रखने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में अपमार्जक जो है आपको सर्फ को भी कहा जाता है, यानी कि धोने वाला जो होता है सर्फ, उस वस्तु को भी अपमार्जक कहा जाता है। धावन सोडा को भी कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपमार्जक का उदाहरण है उसको भी जरा हम लोग याद रखेंगे। तो बोलिए आप लोग RC6H4, इतना ही पहले बोलिए RC6H4, फिर से बोलिए RC6H4। इसके बाद है SO3Na, बोलिएगा R6H4SO3N। देखिए RC6H4, RC6H4SO3Na, फिर से बोलिए RC6H4 और SO3 इंटू है ना Na, SO3 इंटू Na। तो बताइए क्या सब है? RC6H4SO3Na। फिर से बताइए R6H4SO3Na। आप लोग गलत बोल रहे, फिर से बोलिए RC6H4SO3Na। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? अपमार्जक का उदाहरण है। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो एक फिर से बताइए कि अपमार्जक का उदाहरण क्या है? RC6H4SO3Na, ये आपको अपमार्जक का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा एक पोलिस्टर है? ठीक है, तो कौन एक पोलिस्टर है? कौन सा हटा दीजिए, कौन पोलिस्टर है? एक को भी हटा दीजिए, सा और एक दोनों को हटा दीजिए। कौन पोलिस्टर है? तो देखिए टेरिलीन जो है वो पोलिस्टर का उदाहरण है। टेरिलीन किसका उदाहरण है? पोलिस्टर का उदाहरण है, ठीक है। टेरिलीन किसका उदाहरण है? पॉलिएस्टर का उदाहरण। पॉलिएस्टर बोलिएगा पॉलिएस्टर। तो बताइए पॉलिएस्टर का उदाहरण क्या है? टेरिलीन है। क्या है? टेरिलीन। देखिए पोली तो टेरिलीन, पोलीलीन। देखिए पोली में ली आ रहा है ना, तो इस ली को जोड़ करके यहाँ पे ले लिए
तो पोली तो लीन, पोली तो लीन से याद आएगा टेरिलीन, पोलिन तो टेरिलीन। बात समझ आता है? पोलिएस्टर है, बताइए पोलिएस्टर का उदाहरण टेरिलीन। चलिए, तो यहाँ तक समझ में बहुत अच्छा आ गया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बृहत अणु नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन एक बृहत अणु नहीं है। तो बृहत अणु कौन नहीं है? तो बर्फ नहीं है। देखिए, जो नहीं है उसको हम लोग एग्जाम के टाइम में 2-4 बार करके केवल पढ़ लेंगे, लेकिन जो है उसको हम लोग भविष्य के लिए जरूर याद रखेंगे। तो बताइए, बृहत अणु का उदाहरण कौन कौन सा है? बोलिए। सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च। तो बताइए, बृहत अणु का उदाहरण कौन सब है? सेल्यूलोज है, प्रोटीन है और आपको स्टार्च है। फिर से बोलिएगा। सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च। ये आपको किसका उदाहरण है? बृहत अणु का उदाहरण। कौन नहीं है? बर्फ नहीं है। कौन नहीं है? बर्फ नहीं है। और कौन कौन है? सेल्यूलोज, प्रोटीन और स्टार्च। ये सब जो है आपको बृहत अणु का उदाहरण है। ठीक है। और कौन नहीं है? तो बर्फ आपको नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साबुन निम्न में से क्या है? साबुन क्या है? निम्न में से कट कर दीजिए। साबुन क्या है? तो साबुन जो है ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। वैसे भी कभी अगर साबुन जब आप स्नान करते रहते हैं तो साबुन जब आँख में लग जाती है तो साबुन आँख में कैसा महसूस होता है? करवाहट लगता रहता है। तो करवाहट लगने का कारण ये है कि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। मतलब अगर साबुन कभी खा करके देखिएगा आप लोग तो नमकीन लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि साबुन क्या है? तो ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। बताइएगा। ऑर्गेनिक अम्ल लवण है। साबुन क्या है? ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। साबुन क्या है? ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। ऑर्गेनिक अम्ल का लवण है। याद रखिएगा। और हमने बता दिया कि साबुन जब कभी चख के देखेंगे आप लोग तो लवण, मतलब लवण से याद रखिएगा नमकीन। तो बताइए कि साबुन क्या है? ऑर्गेनिक अम्ल का एक जो है सो लवण है। ऑर्गेनिक अम्ल का क्या है? एक लवण है। तो बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम होती है? यह प्रश्न आपको पहले से आता है। निम्नलिखित में से इसको कट कर देंगे। किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति जो है, आवर्धन पढ़े होंगे आप लोग, है ना? m बराबर फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग जरूर। बिल्कुल ठीक है। तो आवर्धन शक्ति जो अधिकतम होती है किसकी होती है? लाल की होती है। ये तो आपको पहले से भी पता होगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। तो किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम है? तो लाल के लिए। किसके लिए? लाल के लिए। ठीक है। तो बताइए आप लोग कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत क्या सब आता है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक अपसारी लेंस। तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि अपसारी लेंस, अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है। तो एक अपसारी लेंस का प्रयोग कर एक प्रतिबिंब बनाना है जो कि वस्तु के आकार का 1/4 है। वस्तु को कहाँ पे रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3F, और F से होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल टाइप है, इसलिए हम लोग एग्जाम के टाइम में इसको 2-4 बार क्या करेंगे? केवल रीड कर लेंगे, मतलब केवल पढ़ लेंगे। ठीक है। इसको रटना नहीं है। ठीक है। तो बताएंगे आप लोग, ये प्रश्न पहले ही पढ़ाए थे कि पानी में एक गोलीय वायु का बुलबुला है। जरा ध्यान दीजिए, पानी में एक गोलीय मतलब गोल आकार का वायु का यानी कि हवा का क्या है? बुलबुला है। और वो जो बुलबुला है, ये प्रश्न पीछे के क्लास में भी आया था और इस पर ज़्यादा विशेष चर्चा भी किए थे कि अगर पूछेगा कि किस प्रकार, ये कहता है कि का बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, मतलब किस लेंस की भांति काम करेगा, इस पर विशेष चर्चा हुआ था। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जब कहेगा किस लेंस की भांति काम करेगा तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पर अगर यह कहेगा कि यहाँ पर कौन सा जो है सो लेंस है, ठीक है, हम बताते हैं और क्लियर करते हैं। रुकिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ये जो कन्फ्यूजन था इसको जरा क्लियर करते हैं। पानी में जो वायु का बुलबुला बनता है वो उस बुलबुला में रहता है आपको उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस रहते हुए भी अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा लेंस रहता है तो उत्तल लेंस, लेकिन किस लेंस की भांति काम करता है? किस लेंस की भांति काम करता है या किस लेंस की तरह काम करता है? तो अवतल लेंस। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं। ठीक है। इसलिए निसंदेह 2020 में पूछा है, 2016 में पूछा है और फिर भी ना 2012 में भी ये प्रश्न हम देख रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को कि किस लेंस की भांति काम करता है तो अवतल लेंस। और कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। अब इसका प्रूफ भी ले लीजिए कि पानी का जो बुलबुला होता है वो बिल्कुल गोल आकार का होता है। जब गोल आकार का होता है तो ऊपर वाला भाग उभरा हुआ रहता है ना। तो उभरा हुआ भाग किसका? उत्तले का ना।
उसमें हमारा शकल दिखाया था, छोटा पतली उभरा बड़ा। उभरा हुआ तो उत्तल का ही रहता है ना। लेकिन अवतल लेंस कैसे बनता है, देखिए ऐसे ऐसे और इस तरह से। ये हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान चलिए ये ऐसे है, ऐसे बनता है ऐसे। तो देखिए बीच का भाग धंसा हुआ है कि नहीं है, बीच का भाग धंसा है ना, ये वाला भाग, ये पोजीशन है। तो वही है कि बुलबुला तो ऊपर की ओर रहता है, उभरा हुआ रहता है, तो लेकिन उत्तल लेंस रहता है। लेकिन उत्तल लेंस रहते हुए भी किसके भांति काम करता है, तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा होगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान। बताइए द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, किलोग्राम। द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम और लंबाई 1 मीटर वाले एक रस्से पर 1000 न्यूटन एन से न्यूटन तनाव से उत्पन्न एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी, 100 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर एक प्रश्न याद रखिए, चाल का मात्रक क्या होता है, समय। चाल का मात्रक पूछ रहे हैं हम। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय ना। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। और ये न्यूमेरिकल है, इसको एग्जाम के टाइम में 2 बार केवल पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है, 2 सिरों पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति n है। यदि एक सिरा बंद कर दी जाए तो मूल आवृत्ति क्या होगी, तो मूल आवृत्ति हो जाएगी n/2। ठीक से फिर से ध्यान देते हैं हम लोग। 2 सिरों का मतलब 2 सिरा है ना। किसी वस्तु में 2 सिरा होता है ना, जैसे आप कलम की बात करते हैं, कलम में भी एक होता है लिखने वाला बॉल होता है और एक कवर लगाने वाला होता है, 2 सिरा हुआ। तो 2 सिरों पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति है, मूल आवृत्ति क्या है, तो n है। यदि एक सिरा बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो एक सिरा यदि बंद कर दिया जाएगा तो मूल आवृत्ति आपको n/2 हो जाएगी। इस प्रश्न को भी याद रखना है। ये है हालांकि न्यूमेरिकल टाइप, लेकिन इसको रट करके आप लोग याद कर लीजिएगा ये प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से, इसको कट कर दीजिए, कौन सा ऊर्जा मापन नहीं दर्शाता है ना, कौन सा ऊर्जा मापन नहीं दर्शाता है। तो देखिए JS जो है यह आपको ऊर्जा मापन नहीं दर्शाता, जबकि WS और अर्ग, ठीक है, और KWH ये सब जो है ऊर्जा का मापन दर्शाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, है ना। ऊर्जा का मापन जो किसको दर्शाता है, तो WS, KWH और अर्ग। बोलिए WS, KWH और अर्ग। ERG मतलब अर्ग हुआ, क्या हुआ, अर्ग हुआ। तो ऊर्जा मापन को कौन सा दर्शाता है बताइए, WS, KWH। बोलिए ऐसे बोलिए WS, KWH, इसके बाद अर्ग है, क्या है, अर्ग। फिर से बोलिए आप, WS, KWH और अर्ग। ये क्या दर्शाता है, ऊर्जा के मापन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऊर्जा के मापन को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, कुछ जरूरी बातों को हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप द्रव्यमान देख रहे हैं, तो द्रव्यमान आपको जो है इसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो कहता है कि द्रव्यमान 40 किग्रा मतलब किलोग्राम की एक लड़की प्रत्येक 20 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की 50 सीढ़ियाँ और 50 सेकेंड में चढ़ती है, ठीक है। तो बताइए समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लड़की की शक्ति आपको कह रहा है, ये स्मॉल जी है। स्मॉल जी का मतलब बताइए आप लोग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ठीक है। यहाँ पर 80 W यानी कि वाट है, ठीक है। तो शक्ति का मात्रा बताइए आप लोग, वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो हम लोग इतनी ही बात को जानेंगे और विशेष बात फिर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ा दे। देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल जो जरूरी चीज़ है उसको पढ़िए, जिससे आप एग्जाम पास कर जाएं। अगर न्यूमेरिकल पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। अगला जो आपका प्रश्न है, विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है। देखिए विराम अवस्था में अगर मान के चलिए कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में है, तो उसका ऊर्जा तो बचा ही रहता है ना। अभी आप विराम अवस्था में बैठे रहिए, आपके शरीर में जो एनर्जी है वो तो बचा ही रहता है ना। लेकिन आप 2-4 बार कुदाल चला लीजिए, बाइसिकल से आप कहीं चले जाइए, घूम के आ जाइए, आपका ऊर्जा क्या बचा रहेगा। तो वही बात है कि विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है। क्या रख सकती है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु अपने अंदर क्या रख सकती है, ऊर्जा, एनर्जी को। आप बैठे हैं तो एनर्जी बचा है, जब काम करेंगे तो एनर्जी खत्म होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो वही बात पूछ रहा है कि विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है। क्या रख सकती है, ऊर्जा को रख सकती है। और ऊर्जा का अंग्रेजी बताइए, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी। ऊर्जा का मात्रक बताइए, जूल। क्या होता है, वेग कौन सी राशि है, संवेग कौन सी राशि है। चलिए संवेग भी सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण है ना से
वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर है। ये भी आपको न्यूमेरिकल टाइप है, आगे जानेंगे। फिलहाल एक बात जानते हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? बताइए। अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो बताइए कि अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम में इस प्रश्न को हम लोग 2-4 बार पढ़ लेंगे, ये न्यूमेरिकल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताएंगे क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहा है कि संभव है। कहाँ पर संभव है बताइए? तो जब प्रकाश इस प्रकार गुजरता है तो कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो पानी से वायु में जब गुजरता है तो इसका मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, पूर्ण कह रहा है, जब भी आ जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो प से पूर्ण है और प से पानी से वायु में। जब पानी से वायु में प्रकाश गुजरेगा, ध्यान दीजिए, जब पानी से वायु में, अब जैसे कि कोई पानी है, पानी से अगर वायु में, जैसे पानी ये एक टैंक रखा हुआ है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर टॉर्च जलाए तो इसका प्रकाश अगर पानी से कहाँ चला गया? वायु में, मतलब इधर चला गया तो वायु में चला गया। तो जब पानी से वायु में जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो जाएगा। तो याद रखिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होगा? पानी से वायु। जब, ऐसे बोलिए कि जब प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करेगा। बोलिएगा, जब पानी से वायु में प्रवेश करेगा या गुजरेगा, ठीक है, तो आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक लाल कांच, कांच का मतलब शीशा, एक लाल कांच में देखे जाने पर एक हरी किताब। देखिए याद रखिए, एक लाल कांच में एक लाल कलम ले लीजिए, आप लाल को चला लीजिए और एक हरा कलम से लिखिए, कैसा हो जाता है बताइए आप खुद सोच के? काला। काला होता है कि नहीं होता है? इसलिए याद रखिएगा कि एक लाल कांच में देखे जाने पर एक हरी किताब कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा बिल्कुल। आप कलम से ही ऐसा करके देख लीजिए ना, कि लाल कलम ले लीजिए, लाल कलम से चला दीजिए, फिर उस पर से क्या कीजिए? हरा कलम चलाइए, वो काला नजर दिखेगा आपको। तो बताइए कि काला एक लाल कांच में देखे जाने पर, है ना, हरी किताब कैसी प्रतीत होगी? तो काला दिखेगी, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आपका अगला प्रश्न है, ये चित्र में कहता है यह किसका चिन्ह है? तो बिल्कुल ये आपको पहले से ही पढ़े होंगे, ये रेसिस्टेंस का चिन्ह है, यानी कि प्रतिरोध का चिन्ह है, ठीक है। धारा नियंत्रक इसको कहा जाता है। क्या कहता है? धारा नियंत्रक। बहुत सारे बल्ब फ्यूज जो हो जाते हैं और वो यदि लगा दीजिएगा, कैपेसिटर भी उसको बुलाया जाता है आपको, तो आपको इससे क्या होता है कि आपको जो है सो ये वो बल्ब फ्यूज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये स्प्रिंग के जैसे जो मुड़ा हुआ है, इसको क्या कहता है? याद रखिएगा, इसको क्या कहता है? धारा नियंत्रक। बोलिएगा क्या कहता है? धारा को कंट्रोल कर लेता है। तो इस चिन्ह को क्या कहता है? धारा नियंत्रक कहता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस चिन्ह को क्या कहता है? धारा। देखिए अब मान लीजिए करंट जैसे सीधे दिए हम, इसको ऐसा सोच लीजिए, आप जैसे कि कोई पानी पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए आप दमकल में पाइप लगाए, दमकल में से पानी आया, अगर पाइप सीधा होगा तो पानी तुरंत चला जाएगा, पाइप सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मोड़ा होगा तो पानी तुरंत नहीं जाएगा, मतलब पानी को रोक करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। तो इसलिए याद कर लीजिए कि यहाँ भी इस तरह का जो लाइनिंग दिया हुआ था और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ऊपर नीचे जो हो गया है तो धारा को डायरेक्ट नहीं ना, इधर से अगर इधर से भी करंट लगाएंगे तो डायरेक्ट तो इधर नहीं चला जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे होकर के जाएगा, मतलब धारा को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, मतलब कि कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो बताइए ये किसका चिन्ह है? धारा नियंत्रक का। किसका चिन्ह है? धारा नियंत्रक का। चलिए अगला प्रश्न है आपका 210 वाट। तो बताइए वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो 210 वाट विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो याद रखिएगा 15,000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ये प्रश्न छोटा है, इसको भी वही न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको भी आप 2-4 बार पढ़ लेंगे। फिलहाल कुछ बातों को हम लोग जानते हैं, तो अभी जस्ट बता दिया आप लोग कि वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो बताइए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय। एक दो गैस का नाम बताइए, निष्क्रिय गैस का नाम। नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, हीलियम। तीसरा निष्क्रिय गैस है। अब है आपको 5 मिनट में लगभग कितनी कैलोरी? कैलोरी में आपको ऊर्जा मापन क्या आता है? याद रखिएगा कि ऊर्जा का मापन किसमें क्या आता है? कैलोरी में। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे कहता है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक 2 ओम, ये किसका साइन है? चिन्ह है ओम का। ओम में धारा क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है और ये 25 ओम है, और यहाँ पर है 1.4 एम्पियर जो है आपको धारा है, और ये प्रतिरोध कितना है? तो 10 ओम है। 10, 2, 5 और 25, ठीक है, ये इतना है। तो कहता है कि धारा है, मतलब कि धारा आपको पूछ रहा है कि धारा क्या होगा, कितना होगा? तो इसका धारा हो जाएगा 0.4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर, ठीक है। और ये जो जी लिखा हुआ है, इस जी का मतलब समझते हैं आप लोग?
जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R, रेसिस्टेंस और लंबाई L के एक तार का तनित कर 2 गुना लंबा कर दिया जाए तो इस तनित तार के आधे का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इसका हो जाएगा आपको 4R। R का मतलब रेसिस्टेंस। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोध पहले कितना है? R है। लंबाई कितनी है? L है। ध्यान दीजिए प्रश्न पर, प्रतिरोध कितना है? R है। लंबाई कितनी है? L है। तो कहता है कि L लंबाई के एक तार का तनित मतलब उसको तनित कर 2 गुना लंबा कर दिया गया, यानी कि 2L कर दिया गया, तो इस तनित तार के आधे प्रतिरोध होंगे। तो आधे का, इस तार के आधे का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये आपको 4R हो जाएगा। ये प्रश्न है न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप को क्या करना है तो पता ही है, परीक्षा के टाइम में 2-4 बार पढ़ लेना आप लोगों को। जब भी याद करेंगे तो 2 बार पढ़ लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा इसको रटना नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? ध्यान रखिए, कहता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन को, कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा पता लगाने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो ऑलरेडी प्रश्न में लिखा ही हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर ही जोड़ दीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, आपके शहर में बिजली की कीमत 4 रुपया प्रति किलोवाट घंटा है। ठीक है, बिजली की कीमत क्या है? 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है। आप भुगतान कर रहे हैं, तो आप जो है, आप क्या चीज़ भुगतान कर रहे हैं? बताइए, विद्युत आवेश का भुगतान कर रहे हैं कि विद्युत शक्ति का भुगतान कर रहे हैं या विद्युत ऊर्जा का भुगतान कर रहे हैं? ऊर्जा का ही ना, एनर्जी का ही ना भुगतान करते हैं हम लोग। ठीक है, आप जो 4 रुपये किलो प्रति घंटा खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं? विद्युत ऊर्जा खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? विद्युत ऊर्जा खरीदते हैं। याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि जब विद्युत मतलब बिजली, आप बिजली में जो कोई गलत सलत हो जाता है तो आपका सामान उड़ जाता है ना, इसलिए उड़ जाता है मतलब कि ऊर्जा। तो बताइए कि आप यहाँ क्वेश्चन को घुमाया है, क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है कि आपके शहर में बिजली की कीमत कितना है? 4 रुपये है प्रति किलोवाट घंटा। तो आप जो 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं? तो विद्युत ऊर्जा खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? विद्युत ऊर्जा खरीदते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए, कोक में आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है, चलिए तो याद रखिएगा आप लोग कि कोक में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो आपको 98% होती है। कितनी होती है? 98%। कोक में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? 98। ठीक है, देखिए अगर नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए, कोक मतलब याद रख लीजिए कोको कोला। और जब कोको कोला हम लोग पी लेते हैं तो अंठिया के सो जाते हैं ना, झूठे बहाना करते हैं कि हम दारू पी लिए, लेकिन पीते हैं क्या? कोको कोला। इसलिए याद रखिए कि कोक जो है, कोक में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? 98% होता है। अगला है आपका 81 में, परमाणु पाइल में ईंधन है। परमाणु पाइल में ईंधन है तो कौन सा ईंधन है? हाँ, ये तो आपको याद रहेगा, परमाणु वाला बात जब भी हो आप उसमें यूरेनियम जरूर मारिएगा। ठीक है ना, तो परमाणु के पाइल में ईंधन कौन सा है? हाँ, परमाणु के पाइल में ईंधन है आपको यूरेनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपको पहले ही पढ़ाया है कि सूर्य में आपको 2 गैस रहता है, वो बेचारा एक संगे रहता है। तो संघ से याद आ जाएगा आपको संलयन। संघ से क्या याद आ जाएगा? संलयन। कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि पीछे क्लास में भी हुआ था। ये प्रश्न इसको ध्यान से देखिए, पीछे क्लास में हुआ था, यदि द्रव्यमान x है और y के नाभिकों को एक साथ संलयित कर एक द्रव्यमान m का नाभिक बनाया जाता है जिसमें कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है, तो निष्कासित होती है तो x + y > m। याद रखिएगा, इस प्रश्न को भी आप 2 बार करके केवल पढ़ लीजिएगा, इसको रटना नहीं है। चलिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, और मीथेन को ही हम लोग संकेत के रूप से CH4 कहते हैं। क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। ठीक है, और इसे मार्स गैस भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसे मानक के रूप में
लिया जाता है, किसे लिया आता है? तो C12 आइसोटाइप को। किसको लिया आता है? परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर, बोलिएगा जरा, परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसे मानक के रूप में लिया आता है। तो किसे? तो C12 आइसोटोप को। किसे लिया आता है? C12 आइसोटोप को। किसको लिया आता है? C12 आइसोटोप को। तो बताइए परमाणु के द्रव्यमान पैमाने पर, परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर किसे मानक के रूप में लिया आता है? तो C12 आइसोटाइप को, C12 आइसोटोप को। बात समझ में आ गया? अब यहाँ जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ये आपको केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन को भी आप लोग जानिए जरा। यहाँ लिखा है, दिया है 4NH3 और ये G लिखा हुआ। G का मतलब क्या हुआ? G से गैस हुआ। क्या हुआ? गैस। और फिर लिखा है 5O2 और O2 मतलब ऑक्सीजन, तो ये भी एक गैस है। तो G ये दिया है। प्रतिफल में क्या है? 4NO G प्लस 6H2O और L से क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। यहाँ जो L देख रहे हैं, L का मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है। और यहाँ जो G देख रहे हैं आप दोनों जगह पर, G का मतलब गैस होता है। यदि NH3 का 1 मोल O2 के 1 मोल से अभिक्रिया करे, है ना, यदि NH3 का 1 मोल O2 के 1 मोल से अभिक्रिया करे तो आपको क्या होगा, क्या बनेगा बताइए? तो पहले तो H2O का 1 मोल बनेगा और दूसरा आपको सारी O2 इस्तेमाल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दो काम होगा, एक H2O का मोल बनेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? जितना भी O2 है वो सब इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब उसी में यूज हो जाएगा। ठीक है। इसको भी परीक्षा के टाइम में 2-4 बार पढ़ लेंगे आप लोग और इसके बाद फिर छोड़ देना है, याद नहीं करना है इसको। अब आपका अगला प्रश्न है, तत्व ये X है और X के ऊपर में क्या है? द्रव्यमान है। X का द्रव्यमान 59 है। ठीक है। नीचे 29 लिखा हुआ है। तो X और माइनस है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 30 हो जाएगी। यानी कि ऊपर में देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दीजिए और इसको मस्ट भी लेकर चलिए, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न पूछना बिल्कुल अनिवार्य दिख रहा है, क्योंकि बार बार हर सेट में ये लगभग में आ ही जा रहा है। ठीक है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा तो किसकी संख्या निकल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। किसकी संख्या निकल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की भी संख्या निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो आप याद रखिएगा कि 59 में से 29 को घटा दिए तो 30 बच गया। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये समझने वाला है, थॉटेबल है, इसको याद नहीं करना है, समझ करके तब बनाना है। कि क्या समझना है, कैसे समझेंगे मन में हम लोग कि इलेक्ट्रॉन की जब भी संख्या ज्ञात करनी होगी ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। आइए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में आयनिक और सहसंयोजी बंधन दोनों है? देखिए किस में करा आयनिक और सहसंयोजी बंधन दोनों है? तो NH4Cl। बताइए किसमें है आयनिक और सहसंयोजी बंधन दोनों है? NH4Cl। बोलिएगा NH4 और Cl में क्या क्या है बताइए? तो आयनिक बंधन है और सहसंयोजी बंधन है। क्या क्या है? आयनिक बंधन है और सहसंयोजी बंधक है। आयनिक बंधन है और सहसंयोजी बंधन है, दोनों बनते हैं। तो किस में बनते हैं बताइए? NH4Cl। अगला प्रश्न है, आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन जो है वह आपको किसका कहता है? एक एकलक है। क्या है? एकलक है। तो आइसोप्रीन किसका एकलक है? तो प्राकृतिक रबर का। किसका? प्राकृतिक रबर का। ठीक है। प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन जो है आपको, है ना, आइसोप्रीन जो है किसका एक एकलक है? तो प्राकृतिक रबर का। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि आइसोप्रीन इसका एक एकलक है। एकलक को सही कर लीजिए, ये गलत एकलक लिख दिया है, हम भी पहले नहीं ध्यान दिए। यहाँ बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक, जिसको अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं हम लोग, बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। तो आइसोप्रीन जो है वो किसका बहुलक है बताइए? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक। आइसोप्रीन किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है। और बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब जो अगला प्रश्न है आपका, 4-मीथेल 2-पेंटेन और 1-ऑल की संरचना क्या है? इसको आप लिख करके याद रखेंगे। ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको लिख करके आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है। और पूछने का चांसेस भी कुछ अच्छा ही बन रहा है, ज़्यादा ही बन रहा है, तो इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। 4-मीथेल है, फिर आपको क्या है? मेथिल है और 2-पेंटेन है और 1-ऑल है। इसकी संरचना क्या होगा? CH3×2 है, CH बोलिएगा, देखिएगा CH3×2 फिर है CH बराबर में क्या है? CH2OH। CH2OH इसको लिख करके याद कीजिएगा, आप लोग लिखने वाला है ये नहीं भैया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सूत्र एल्काइन का है? तो आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा के दृष्टि से 3 गो सूत्र जरूर याद रखिएगा, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है आपको कि एल्काइन में CnH2n माइनस होता है। एल्कीन में आपको क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। ठीक है। और एल्केन जो होता है CN
CnH2n होता है, बस इतना ही होता है, CnH2n। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए हमने क्या बताया परीक्षा के दृष्टि से, 3 फार्मूला याद रखिएगा, पुनः बताते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होगा उसमें CnH2n केवल अकेले इतना ही होगा। एल्कीन जो होगा CnH2n +2 होगा, और एल्काइन जो होगा CnH2n -2 हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए अगर बात करें तो हम बता देते हैं आपको, एल्केन है तो एल्केन में CnH2n सीधे अकेले है। एल्कीन तो देखिए एल्कीन में कीन है, तो जब कोई चीज़ कीनते हैं तो प्लस में आपकी संपत्ति बढ़ जाती है ना, तो इसलिए CnH2n +2। फिर एल्काइन, काइन मतलब जब कोई आदमी रोने लगेगा, कानने लगेगा तो उसको घाटा हो जाएगा ना, तो घाटा मतलब माइनस, इसलिए CnH2n -2। और ये भी आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो बताइए एल्काइन का क्या है, एल्काइन का जो उदाहरण क्या है, C9H16, C9H16, बात समझ गए। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका एल्काइन का जो उदाहरण C9H16 है, याद रखिएगा क्या है, C9H16। अगला प्रश्न है निम्न में से, इसको तो हम लोग कट कर देते हैं, किस एल्केन में न तो द्वितीयक और न ही तृतीयक हाइड्रोजन है। अच्छा प्रश्न, मोस्ट भी आए, किस एल्केन में न तो द्वितीयक और न तो हाइड्रोजन है, न तो तृतीयक हाइड्रोजन है, किस में बताइए, तो नियोपेंटेन में। किस में, नियोपेंटेन में न तो आपको जो है द्वितीयक, न द्वितीयक और न तृतीयक हाइड्रोजन है। बताइए किसमें द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन दोनों नहीं है, बताइए। नियोपेंटेन में, किसमें नहीं है, नियोपेंटेन में क्या नहीं है, द्वितीयक और तृतीयक, ये दोनों हाइड्रोजन आपको एल्केन में नहीं है। बात समझ में कुछ आया। चलिए अगला प्रश्न है आपका CH2 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 और बराबर में CH2 है, फिर है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, यहाँ CH2 और CH2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 डबल बॉन्ड बन रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH है, किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, तो याद रखिएगा अमोनिकल CuCl के द्वारा विभेद किया जा सकता है। किसके द्वारा, अमोनिकल। हाँ, और ये प्रश्न VBI भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। CuCl अमोनिकल के द्वारा जो है विभेद, किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो अमोनिकल CuCl के द्वारा विभेदित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आपको CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको जो है सो आपको क्या किया जाता है, विभेद किया जा सकता है, किसके द्वारा, अमोनिकल CuCl के द्वारा। अगला प्रश्न है सोडा लाइम। सोडा लाइम है तो सोडा लाइम क्या है, CaONaOH। ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट VBI, इसको भी कहेंगे हम लोग। सोडा लाइम जो है क्या है, तो CaONaOH, बोलिएगा जरा, CaONaOH, बोलिए CaONaOH। सोडा लाइम है क्या है, CaONaOH। सोडा लाइम का बताइए, सोडा लाइम का क्या है, हाँ बिल्कुल CaONaO। देखिए इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, CaONaO, CaONaO। इसके बाद H लगा दीजिए तो H लग गया, CaONaOH, याद हुआ। तो बताइए सोडा लाइम का बताइए क्या होगा, CaONaOH, ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी दहन, देखिए किसकी दहन, दहन का मतलब जलना, किसकी दहन से उष्मा सर्वोच्च निकलती है, मतलब सबसे ऊंची निकलती है, तो कार्बन। सी से कार्बन होता है और कार्बन के दहन से आपको उष्मा जो है अधिक मात्रा में निकलती है। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न है फॉर्मेलिन। देखिए यहाँ फार्मेलिन लिख दिया है, इसको फॉर्मेलिन कर लीजिए। फॉर्मेलिन इसका 40% विलियन है, किसका 40% विलियन। चलिए अब है फॉर्मेलिन, इसका 40% विलियन है, विलियन का मतलब होता है घोल, ठीक है। तो फॉर्मेलिन किसका विलियन है, तो मेथेनल का, किसका विलियन है, मेथेनल का विलियन है, ठीक है। अगला प्रश्न है वात्या भट्टी में Fe2O3, वात्या भट्टी में क्या है, Fe2O3 में Fe में, या Fe का मतलब लोहा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त अपचायक जो है क्या है, ठीक है। तो वात्या भट्टी में Fe2O3 को Fe में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त अपचायक क्या है बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, और C का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। और CO जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में देख रहे हैं, ये ऑप्शन B में, CO में मतलब क्या होता है बताइए तो आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही बात बताए, ठीक है। और ये लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन का हिंदी क्या होता है, चूना पत्थर। लाइम स्टोन का हिंदी क्या होता है, चूना पत्थर, ये भी याद रखिएगा। और CO2 जो है, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि गेलेना है, तो गेलेना क्या है, तो PBS है। और ये मोस्ट VBI भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। गेलेना क्या है, तो गेलेना है PBS, गेलेना क्या है, PBS। देखिए गैलन में पानी हम लोग रखते हैं तो वही ना पीते हैं, तो इसलिए याद रखते गेलेना क्या है, हाँ तो PBS, गेलेना क्या है, PBS।
अगला है कौन सा सही है। तो देखिए गैंग और गालक दोनों को मिला करके क्या बनेगा, तो धातुमल बनेगा, है ना। गैंग और गालक देखिए मिलता है, गौ से गैंग गौ से गालक, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, तो धातुमल बन जाएगा। गैंग और गालक को मिला के क्या बन जाएगा, धातुमल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, समीकरण Al2O3 × 2H2O Al2O3 + 2H2O प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न बैक के क्लास में भी आया था, ये सेम टू सेम प्रश्न बैक के क्लास में आया था। ध्यान दीजिए आप लोग, एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है, ध्यान दीजिए। Al2O3 × 2H2O है ना, प्रोडक्ट है यानी कि प्रतिफल है Al2O3 + 2H2O, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो निस्तापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा से हम पढ़ाने